हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपके 7वें भाव का नक्षत्र क्या है और कितने लोग जानते हैं कि आपके नवांसा का नक्षत्र क्या है? ये सब इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये शादी ब्याह के मामले में, वैवाहिक रिश्ते में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। कैसा पार्टनर होगा, पार्टनर की सूरत हाल क्या होगी और किस तरह सारी एनर्जीज एक साथ आकर उस मिलन, यूनियन, उस शादी की लंबी उम्र, उस शादी के इस्तिकरार, स्टेबिलिटी और उस केमिस्ट्री, जैसा कि हम कपल के बीच देखते हैं, को बनाने में बहुत रोल अदा करती है। अब अगर आप 7वें भाव को देखें, और आज हम ज्यादा 7वें भाव पर ही फोकस करेंगे क्योंकि अब ये देखना है कि नवांसा कहाँ से बनता है। नवांसा लग्न चार्ट से ही बनता है। जब आप लग्न चार्ट के 9 हिस्से करते हैं तब नवांसा बनता है और उस आधार पर जहां लग्न चार्ट में कोई ग्रह जाता है उसी के हिसाब से नवांसा में उसकी पोजीशन भी तय होती है। किसी भी कुंडली के नतीजे को पहले लग्न चार्ट यानी D1 चार्ट से देखा जाना चाहिए और फिर उसे नवांसा चार्ट से तस्दीक, वैलिडेट किया जाना चाहिए। उसका साथ और पूरक, कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए और वो भी काफी हद तक और थोड़ी सी हद तक ही नवांसा चार्ट से पूर्ति, सप्लीमेंटेड होनी चाहिए। ये D1 और D9 चार्ट के आपसी डायनेमिक्स और नतीजों के इजहार को समझने का बहुत ही अहम और नाजुक एलिमेंट है। अगर D1 पर बहुत फोकस किया जाए और D9 को पूरा नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर दिक्कत पैदा होगी। अगर D9, नवांसा पर बहुत फोकस किया जाए बिना D1 चार्ट को ध्यान में रखे तो भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि लग्न चार्ट में तो कोई ग्रह नीच का होता है, लेकिन फिर वो D9 चार्ट यानी नवांसा में किसी मित्र राशि या अपने उच्च की राशि में चला जाता है। अगर आपको पता है ये लग्न चार्ट में नीच, डेबिलिटेटेड है, मगर नवांसा में उच्च का, एग्जॉल्टेड है, तो फिर ये अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन ये अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रह एक मुकर्रर, स्पेसिफिक डिग्री पर उच्च या नीच होते हैं। पराशर ने साफ साफ बता दिया है कि किस डिग्री पर ग्रह उच्च या नीच होगा। अगर शनि तुला राशि में 20 डिग्री से आगे निकल जाए तो वो उच्च नहीं रहेगा, और अगर शनि मेष राशि में 20 डिग्री से आगे निकल जाए तो वो नीच नहीं रहेगा। ये बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह बृहस्पति, अगर वो 5 डिग्री से आगे कर्क राशि में निकल जाए तो उच्च नहीं रहेगा, और अगर मकर राशि में 5 डिग्री से आगे निकल जाए तो नीच नहीं रहेगा। चाहे वो नवांसा में उच्च या नीच राशि में ही क्यों न चला जाए, बस याद रखना। तो जो ग्रह लग्न चार्ट में नीच है, अगर वो नवांसा चार्ट में उच्च का दिखाई देता है तो इसका मतलब कि उस ग्रह को कुछ रहमत, सेविंग ग्रेस जरूर मिली है, उस ग्रह को कुछ एनर्जी मिली है, कुछ दर्जा, डिग्निटी मिला है, लेकिन नतीजे पूरी तरह नहीं पलते हैं। तो लग्न चार्ट सबसे अहम है। रिश्ते के नजरिए से भी उसे तस्दीक किया जाना जरूरी है या पूरक बनाना जरूरी है उन कुल नतीजों का जो D1 बताता है D9 के साथ। D9 और D1 को आपस में बात करनी चाहिए। जहां भी D1 और D9 के बीच टकराव, क्लैश हो, वहां उस इलाके, एरिया के नतीजे इतने मजबूत नहीं होंगे, कमजोर होंगे। लेकिन जहां D1 और D9 बहुत बात करते हो वहां वो नतीजे मजबूती से आएंगे। इसलिए अगर आपको D1 और D9 की पोजीशन में फर्क मिलता है तो समझ लो कि वो खास इलाका, वो खास नतीजा, वो खास इम्कानात, प्रोबेबिलिटी बहुत मजबूत नहीं होंगे। यही वजह है कि वर्गोत्तम ग्रहों और वर्गोत्तम लग्नों को इतनी अहमियत दी जाती है, क्योंकि वो ताकत बढ़ाते हैं। वरना इसे ऐसे देखो, 100 में से आपने 90 नंबर हासिल कर लिए और फिर उस्ताद, टीचर उसमें से 50 नंबर काट लेता है, तो आपके पास क्या बचा? 40। तो नेट नतीजा उन 90 नंबरों और उन घटाए गए 50 नंबरों या फिर जितने भी उस्ताद ने काटे हैं उनका मिला जुला रिजल्ट होता है। इसी तरह अगर D1 चार्ट किसी भी पोजीशन के लिए बहुत मजबूत है, अब हम बात कर रहे हैं रिश्ते की, अगर 7वां भाव बहुत मजबूत है लेकिन फिर नवांसा में ग्रह बहुत ही सख्त पोजीशन में चला जाए
तो नवांसा 7वें भाव की और पूरे रिश्ते के इजहार की बहुत सी ताकत और दर्जा खींच लेगा। दूसरी तरफ अगर 7वां भाव किसी मुसीबत वाली पोजीशन, डिजास्ट्रस प्लेसमेंट में हो, जहां पापी ग्रह और बुरे दोष हो, लेकिन नवांसा में बहुत सारे ग्रह मित्र राशियों या उच्च राशियों में दिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि नवांसा लग्न चार्ट की नकारात्मकता को काफी हद तक कम कर रहा है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर रहा और ना ही पूरी तरह पूर्ति कर रहा है। पूरी तरह से पूर्ति ना लग्न में होती है ना नवांसा में, ये ध्यान में रखो। अगर कोई आपसे कहे कि आपका 7वां लॉर्ड लग्न चार्ट में नीच है लेकिन नवांसा में उच्च का है, तो आप फिर से सोचिए, क्योंकि ये पूरी तरह सच नहीं हो सकता। बेशक और बहुत सी चीजें हैं जो किसी घटना के प्रबल संभावनाओं, हायर प्रोबेबिलिटी को जोड़ती हैं, जैसे दोष, योग, नजर, एस्पेक्ट, गोचर, ट्रांजिट्स, दशाएं, ये सब आते हैं। इसलिए कभी कभी कोई इंसान किसी बुरी दशा में किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेता है जो भी किसी बुरी दशा से गुजर रहा हो। मसलन 2 लोग एक साथ शादी करते हैं, फिर उस शादी में बहुत उथल पुथल होगी। लेकिन अगर कोई किसी ऐसे से शादी करता है, चाहे वो एक ही लग्न वाला ही क्यों ना हो और बहुत सारी चीजें एक जैसी भी हो, लेकिन 7.5 ओवरलैप नहीं हो रही है, तो फिर बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि एक इंसान किसी आसान वक्त से गुजर रहा होता है, शायद अच्छा भी कर रहा होता है, तो पैसों की हालत, मानसिक तकलीफ, बेचैनियां कम हो जाती है। अगर एक इंसान बहुत सारी मानसिक बेचैनियों, सदमों, ट्रॉमा, चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन दूसरा इंसान शांत है, अच्छा कर रहा है, लचीला, फ्लेक्सिबल है, तो शादी मुश्किल वक्त में भी बची रहेगी। लेकिन अगर दोनों ही सख्त बेचैनी और तनाव में हो, तो फिर एक दूसरे को मार डाले, या दोनों डिप्रेशन में चले जाएं, या बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी। तो ये छोटी छोटी बातें भी तब बहुत अहम होती हैं जब आप कुंडली मिलान करते हैं। ज्योतिषियों को इन बातों में भी देखना चाहिए कि क्या मुश्किल वक्त का ओवरलैप हो रहा है। अगर दोनों कुंडलियों में शनि रखा है, अगर शनि दशा कुछ न कुछ मेल खा रही है, क्योंकि ये लंबी दशा है, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि क्या आपको अब भी उस रिश्ते में आगे बढ़ना है या फिर आप उपाय करना चाहते हैं। और ये उपाय सख्त होंगे, सिर्फ मंत्र या पूजा से नहीं बल्कि आदतों, हैबिचुअल, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड, कैरेक्टरिस्टिक ओरिएंटेड से करने होंगे, और ये हमारे लिए आसान नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी बदलनी है या जिंदगी को अलग नजरिए से देखना है, रिश्ते को अलग तरीके से देखना है, पूरा टर्न लेना है कि हम चीजों को कैसे देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये आसान नहीं है। और चूंकि रिश्ते बहुत ही अहम होते हैं, और पति पत्नी का रिश्ता सबसे अहम रिश्तों में से एक है, या अगर सबसे अहम नहीं तो कम से कम बहुत अहम जरूर है, इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी का चुनाव बहुत सोच समझकर और ध्यान से किया जाए, क्योंकि ये इंसान जिंदगी भर आपके साथ रह सकता है, या फिर अगर रिश्ता बिगड़ जाए तो बहुत बड़ा सबक मिलेगा, और हो सकता है आप उससे सही सलामत बाहर ना आ पाएं। आपकी मानसिक हालत, आपकी खुशी, आपका सुकून, ये सब पूरा उलट यू टर्न फेर सकता है या बुरी तरह गो साउथ जा सकता है, और हो सकता है फिर आप कभी उससे उभर ही ना पाएं। दूसरी शादी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पहली शादी का कर्मिक बोझ, कामक बैगेज या नेगेटिव बोझ आपके लिए बहुत भारी होगा। कभी कभी एक बहुत बुरी पहली शादी दूसरी शादी को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आप उससे बस आसानी से दूर नहीं हो सकते। पिछले मुश्किल मुद्दों का आपके दिमाग पर असर चलता ही रहता है। तो अगर आपकी पहली रिश्ते में इस बात पर रजामंदी नहीं हुई थी कि छुट्टियां कहाँ जानी है, आपकी बीवी ने मान लिया था, लेकिन उसने अगले 10 साल तक आपको इसके लिए तंग किया और आखिरकार आप अलग हो गए, तो अगली बार दूसरी शादी में जैसे ही छुट्टियों की प्लानिंग आएगी, आपको याद आएगा कि पहली शादी में क्योंकि मैंने अपनी ही मर्जी से किया, अपनी पसंद की जगह गए और उसे नहीं माना, तो मुझे अगले 7-8 साल तक मुसीबतें उठानी पड़ी। मैं ये दूसरी शादी में नहीं चाहता, तो मेरी दूसरी बीवी जो भी कहे मैं तुरंत हाँ कर दूं, तो ये आपके दूसरे रिश्ते में रुकावट पैदा करता रहता है। इसलिए पहली बार में ही सब कुछ सही करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये नाजुक है कि जब आप अपने पति पत्नी के बारे में सोच रहे हो, तो ज्यादा सावधान रहें,
किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं और आप किन चीजों से बच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्वभाव क्या होगा, चरित्र क्या होगा, खूबियां कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उस पति पत्नी की पर्सनैलिटी क्या होगी। अब इसका बहुत कुछ सातवें भाव और सातवें लॉर्ड से जुड़ा है। सातवें भाव पर किस राशि का राज है? वो खास विशेषताएं पति पत्नी में जरूर आएंगी और सातवां लॉर्ड जहां जाकर बैठता है वो भी बहुत बड़ा भाग अदा करेगा। हालांकि मैंने सातवें लॉर्ड के बारे में पहले ही एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज वो देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिंक भी दूं, जरूर देखिए, लेकिन वो बहुत ही बुनियादी जेनेरिक लेवल पर है। आज के वीडियो में मैं और गहरा उतर रहा हूँ, 70,000 फीट से नीचे मतलब 10,000 फीट पर आ रहा हूँ। तो पहले 70,000 फीट वाले लेवल पर सातवें भाव की राशि क्या है, सातवें भाव का लॉर्ड कहाँ रखा है, किन योगों में है, किन दोषों में है, किन ग्रहों की नजर है, सातवें लॉर्ड की दशा डिग्निटी क्या है। ये बहुत अहम है और ये अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। हालांकि गहरे लेवल पर नक्षत्र बहुत बहुत अहम होगा। नक्षत्र क्यों अहम होगा? क्योंकि नक्षत्र आपको उस इंसान की पर्सनैलिटी के बहुत महीन फाइनल एलिमेंट देगा और नक्षत्र असल में और अधिक चमकेगा। 70,000 फीट वाले लेवल पर आम विशेषताएं राशि से, सातवें लॉर्ड से और उसकी पोजीशन से आएंगी, लेकिन आखिरी एलिमेंट्स जो कभी कभी सबसे बड़ी खराबी स्पॉइल्ड स्पॉट का सबब बनते हैं वो नक्षत्र एनर्जी से आते हैं। इसलिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि सातवें भाव का नक्षत्र क्या है। हम कैसे जानेंगे कि सातवें भाव का नक्षत्र क्या है? लग्न की डिग्री देखो। लग्न की जो भी डिग्री हो उसी डिग्री पर, मिसाल के तौर पर बिल्कुल आसान बनाने के लिए, लग्न की डिग्री क्या है? मान लो आपका लग्न कर्क है तो आपका सातवां भाव जाहिर है मकर होगा। तो मकर की 15वीं डिग्री पर, जो कि उस 15वीं डिग्री पर कौन सा नक्षत्र है, मकर की 15वीं डिग्री पर वो श्रवण नक्षत्र होगा जो सातवें भाव का नक्षत्र होगा। अब श्रवण नक्षत्र की खूबियां क्या है? श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा का राज है। तो चंद्रमा की विशेषताएं, चंद्रमा की पर्सनैलिटी पति पत्नी के स्वभाव में जरूर आएगी। पति पत्नी देखभाल करने वाले केयरिंग हो सकते हैं, हमदर्दी एम्पैथी वाले भी हो सकते हैं, बहुत सी माँ वाली मोहब्बत भी हो सकती है, या बहुत बहुत देखभाल करने वाले होंगे। और मकर एनर्जीज की वजह से वो आपकी देखभाल करना अपना फर्ज भी समझ सकते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करना, आपका सपोर्ट करना और समझदारी दिखाना। इसी के साथ श्रवण नक्षत्र का प्रतीक सिंबल क्या है? कान। कान क्या है? कान मतलब सुनना समझना। तो यहाँ अगर कोई आपको समझेगा तभी आपके साथ हमदर्दी कर पाएगा। तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होना बहुत अच्छी बात हो सकती है अगर सातवें भाव का नक्षत्र श्रवण हो। वजह यह है क्योंकि पहली बात तो चंद्रमा नक्षत्र स्वामी होने से पति पत्नी बहुत हमदर्दी वाले हो सकते हैं, ज्यादा देखभाल करने वाले हो सकते हैं, बहुत सपोर्ट करने वाले, बहुत पोषण नर्चरिंग करने वाले, बहुत माँ वाले भी हो सकते हैं। आपकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ये सुनिश्चित करना कि आपकी देखभाल हो रही है। अगर आप बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, तो सच में आपको दोबारा सेहतमंद करना। तो ये सब चीजें चंद्रमा की प्रकृति लेकर आएगी। और क्योंकि श्रवण ज्यादा हमदर्दी सुनने समझने वाला है तो इंसान बहुत समझदार भी होगा, शायद बहुत सब्र वाला पेशेंट होगा, आपकी सुनेगा और शायद सक्रिय रूप से एक्टिवली सुनेगा। मैं यकीन दिलाऊंगा कि ये समझने की कोशिश करेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या परवाह है, और फिर उसी के मुताबिक चंद्रमा के शामिल होने से हमदर्दी भी रखेगा। और चूंकि ये नक्षत्रों में से एक बहुत खास नक्षत्र है तो इंसान हल्की सी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रवृत्ति का भी हो सकता है, शायद धार्मिक भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक से ज्यादा शायद आध्यात्मिक हो। तो इंसान अपने धर्म के मुताबिक जो भी है, पति या पत्नी, उस धर्म की तरफ हल्का झुकाव हो सकता है। हालांकि शायद ज्यादा आध्यात्मिक बन जाए कि इंसान को अखलाकी एथिकल होना चाहिए, पाकदामन मॉरल होना चाहिए। अपने धर्म के कुछ किस्सों से भी जोड़ सकते हैं।
श्रवण वाले लोग बाकियों से थोड़े ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं और अपने धर्म से आने वाली अखलाकी और कदरों को भी साथ लेकर चल सकते हैं, जो पौराणिक कहानियों से आती है। थोड़ा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अपने धर्म के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता होगा और उससे निकलने वाली कदरों और सीखों को भी जानता होगा। और चूंकि ये सरस्वती माँ से भी जुड़ा है, ऐसे लोग कला की तरफ ज्यादा रुख वाले भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उनमें कोई एक कलात्मक योग्यता, आर्टिस्टिक एबिलिटी हो सकती है। हो सकता है वो नाचना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े कलाकार होंगे। उनमें कोई एक कलात्मक योग्यता होगी जिसकी तरफ उनका झुकाव हो। तो कोई अगर गुनगुना रहा है तो बहुत सुरीला लग सकता है। अगर अपने दरवाजे के सामने रंगोली बनाते हैं तो बाकियों से बेहतर बना सकते हैं। तो उनका दिमाग थोड़ा कलात्मक, आर्टिस्टिक हो सकता है, शायद उससे भी ज्यादा। और वो बहुत पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता भी हो सकते हैं, या भले वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, उनका दिमाग सीखने वाला, लर्निंग बेंट हो सकता है। वो सीखने के लिए बहुत खुले, वेरी ओपन हो सकते हैं। तो वो इधर उधर थोड़ा बहुत पढ़ना पसंद कर सकते हैं, या फैसला लेने से पहले जानकारी देखना पसंद कर सकते हैं। वो किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे। तो ये सब नक्षत्र एनर्जीज लेकर आएंगी। तो मैं श्रवण नक्षत्र के बारे में इतनी तफसील क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अभी हम कर्क लग्न की बात कर रहे हैं। आप जिस भी लग्न में पैदा हुए हैं, आपके लग्न की ठीक सामने वाली डिग्री पर जो नक्षत्र पड़ता है, वो बहुत बहुत अहम हो जाता है। उसका स्वामी बहुत अहम हो जाता है। उस नक्षत्र के इजहार, उसके नतीजे, मैनिफेस्टेशन बहुत अहम हो जाते हैं। ये है लेवल 1। दूसरा लेवल है, जैसा कि हमने कहा, नक्षत्र स्वामी भी अपना रोल अदा करेगा। अब इस बात पर कि नक्षत्र स्वामी क्या है, अगर आप और बारीक एलिमेंट पर जाएं, मिसाल के लिए खाने जितनी सीधी सादी चीज देखें। अगर नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है तो इंसान अपनी वफादारी दिखाना चाहेगा, या अगर वो पति पत्नी के लिए कुछ करना चाहेगा तो उसका तरीका माँ जैसा मदरली अप्रोच होगा। ये इंसान क्या पसंद करता है? तो भले वो सादा खाना हो, चावल दाल, लेकिन पता होगा कि पति पत्नी को वो पसंद है तो वो चावल दाल बनाएगा। या अगर उसे आलू की सब्जी पसंद है तो वो बना सकता है, क्योंकि भले ही चीज सादी है लेकिन पति पत्नी को पसंद है। लेकिन अगर शुक्र है तो इंसान वो हमदर्दी वाला समझ रखेगा, लेकिन अब उसे और भी रिच बना देगा क्योंकि शुक्र शामिल है। दूसरी तरफ अगर बृहस्पति नक्षत्र स्वामी है तो एक मिठाई जरूर होगी जो आम तौर पर खाने के बाद बनेगी, और खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए नहीं बनेगा। भले ही घर में 2 ही लोग रहते हो, खाना 4 या 5 लोगों के लिए बन जाएगा। तो खाना जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही पकेगा। अगर सूर्य है तो ये और भी ज्यादा विस्तृत, एलैबोरेट मामला होगा। अगर शनि है तो इंसान सारी सामग्री, इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखेगा। ये चाहिए, वो चाहिए, और ये भी देखेगा कि महीने का कौन सा वक्त है। इस वक्त हमें ये खास चीज नहीं खानी चाहिए, या उस वक्त वो नहीं खानी चाहिए। तो छोटे छोटे कायदे और अपने नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इस बात पर अदा होंगे कि नक्षत्र स्वामी क्या है। तो नक्षत्र एनर्जीज अपना असर जरूर डालेंगी, और नक्षत्र स्वामी भी ये दिखाने में अपना रोल अदा करेगा कि पति पत्नी आपसे कैसा सलूक करते हैं और वो इस रिश्ते में क्या लाते हैं। तो 7वें भाव का नक्षत्र स्वामी बहुत बहुत अहम है, बहुत नाजुक है। उसका इजहार, मैनिफेस्टेशन बहुत अहम है, और उसका तरीका, अप्रोच भी बहुत बहुत अहम है। नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी जब इन्हें एक साथ देखा जाएगा तो ये पूरी पर्सनैलिटी देंगे, वो पूरा तरीका देंगे जो पति पत्नी आपके साथ रखता है। अब मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि दारा कारक कैसे रोल अदा करेगा और वो तरीका कैसा होगा। बाकी दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि दारा कारक कौन सा ग्रह है, वो भी अपना हिस्सा अदा करेंगे। हालांकि शुरुआती ब्लॉक हमेशा 7वां भाव होता है। उस 7वें भाव पर राज करने वाला नक्षत्र, उस नक्षत्र का स्वामी भी बहुत बहुत अहम है। अब इस आधार पर के नक्षत्र स्वामी क्या है। अगर नक्षत्र स्वामी लग्न स्वामी के लिए बहुत बैर, अनिमिकल का भाव रखता है तो आप जिस भी लग्न में हैं, अगर नक्षत्र स्वामी आपके लग्न स्वामी के लिए बैर रखता है
तो कुछ न कुछ घर्षण फ्रिक्शन जरूर पैदा होगा। देखो, अगर आपका लग्न सिंह है जहां सूर्य लग्न स्वामी है और आपके 7वें भाव का नक्षत्र स्वामी मान लो शनि है, तो जाहिर है थोड़ी खींचतान होगी, थोड़ी असहमति डिसएग्रीमेंट होगी, थोड़ी रगड़ जरूर शादी में होगी। आप उससे बच नहीं सकते, चाहे वो एक शुभ और अच्छा नक्षत्र ही क्यों ना हो जिसमें आपको पति पत्नी मिल सकती है। फिर भी क्योंकि नक्षत्र स्वामी की एनर्जीज आपके लग्न की एनर्जीज के उलट है, तो वो भी आएगी। अब तो ये बहुत अहम है कि जब आप कुंडली मिलान करें या अपने पार्टनर या संभावित पार्टनर को देखें, तो फिर इन छोटी चीजों को भी देखना चाहिए। तो 7वां भाव नक्षत्र स्वामी की एनर्जीज वो लग्न से कैसे संबंधित है, 7वें भाव स्वामी की कुल पोजीशन क्या है, दशाएं कैसे ओवरलैप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कैसे दोष हैं, ये सब देखना चाहिए। हालांकि 7वां भाव स्वामी बिल्कुल और जरूर, लेकिन 7वें भाव का नक्षत्र, 7वें भाव के नक्षत्र की खूबियां, पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स, उसका इजहार और उसके स्वामी का इजहार बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ताकतवर कारकों स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में से एक हो सकता है, बहुत बारीक लेवल पर, जो बना सकता है या बिगाड़ सकता है आपका रिश्ता, बना सकता है या बिगाड़ सकता है आपकी शादी। तो दोस्तों, अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं और आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो जरा गौर करें उन बारीकियों पर कि आपके लग्न की डिग्री के हिसाब से 7वें भाव पर कौन सा नक्षत्र राज कर रहा है। जो भी सामने वाली राशि हो, उस सामने वाली राशि की उस खास डिग्री पर जो नक्षत्र उस पर राज करता है, उस नक्षत्र स्वामी को जानिए और फिर देखिए कि उस नक्षत्र से कौन सी एनर्जीज निकल रही है और क्या आप उस नक्षत्र को अच्छी तरह समझ पाए हैं और फिर उसको समझकर ये तय कर पाए हैं कि अपने पति पत्नी से कैसे निपटना है। और नक्षत्र स्वामी के आधार पर भी आप रिश्ते को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, आप अपने आप से कैसे पेश आ रहे हैं, क्या आप उन इलाकों से बच रहे हैं जहां नक्षत्र शादी में ज्यादा आक्रामकता ला सकता है और साथ ही जहां नक्षत्र स्वामी की पर्सनैलिटी आपके लग्न से मेल नहीं खाती, और क्या आप इस पर गौर करके फिर अपने रिश्ते को अप्रोच करने में ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी शुरू में हो, अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा, ज्यादा नेगेटिव बोझ नहीं पड़ा है, तो बाद में पछताने से ये बेहतर है। तो अपने पति पत्नी या होने वाले पति पत्नी के नक्षत्र को समझिए, उस नक्षत्र स्वामी की एनर्जीज को बहुत अच्छे से समझिए और फिर खुद को उसी के मुताबिक तैयार करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे राब्ता करिए और किसी दूसरे वीडियो के साथ कुछ और वक्त लीजिए। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।